हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद हर्षित। आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे फुल सिलेबस ऑफ क्रॉस कल्चरल मैनेजमेंट, जो कि सब्जेक्ट है हमारा MBA का और इसका सब्जेक्ट कोड है KMBN IB04। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यूनिट 1 क्रॉस कल्चरल मैनेजमेंट, सब्जेक्ट कोड है हमारा KMBN IB04। फ्रेंड्स, अब हम समझेंगे यूनिट 1। सबसे पहले हम समझते हैं कल्चर क्या होता है। अंडरस्टैंडिंग कल्चर मतलब कि संस्कृति को समझना। चलिए शुरू करते हैं। कल्चर यानी संस्कृति एक कॉम्प्लेक्स और मल्टी डायमेंशनल सिस्टम होती है। ये एक ऐसा सिस्टम है जो समय के साथ जनरेशन टू जनरेशन पास होता रहता है, जिसमें होता है हमारे वैल्यूज़, बिलीव्स, बिहेवियर और सिंबल्स। ये एक लेंस की तरह काम करती है जिसके थ्रू लोग दुनिया को देखते हैं, समझते हैं और इंटरप्रेट करते हैं। आइए अब जानते हैं कुछ महान स्कॉलर्स के डेफिनेशंस के जरिए कल्चर को और अच्छी तरीके से। जैसे कि एडवर्ड टी हॉल ने कहा, कल्चर इज कम्युनिकेशन एंड कम्युनिकेशन इज कल्चर। इसका मतलब है संस्कृति और संचार एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। हम जैसे कम्युनिकेट करते हैं वही हमारी संस्कृति को रिफ्लेक्ट करता है। नेक्स्ट डेफिनेशन है, कल्चर इज द कलेक्टिव प्रोग्रामिंग ऑफ द माइंड दैट डिस्टिंग्विश द मेंबर ऑफ वन ग्रुप और कैटेगरी ऑफ पीपल फ्रॉम अदर। यानी कल्चर एक मेंटल सॉफ्टवेयर की तरह होता है जो हमें अलग अलग ग्रुप से अलग बनाता है। इसमें एक और डेफिनेशन है, कल्चर इज ए सिस्टम ऑफ इनहेरिटेड conception expressed in symbolic form by means of which men communicate, perpetuate and develop their knowledge about the attitude towards life। ये डेफिनेशन बताती है हमें हमारे सिंबल्स, रिचुअल्स और बिलीव्स का एक सिस्टम होता है जो हमारी सोच और ज़िंदगी का नज़रिए को शेप करता है। अब चलिए देखते हैं कल्चर के कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट, यानी वो पहलू जो किसी भी संस्कृति को डिफाइन करते हैं। इसमें आता है लैंग्वेज, यानी बोली और भाषा। इसमें जो आप बोल रहे हैं वर्बल नॉन वर्बल दोनों चीज़ आती हैं। नेक्स्ट रिलीजन, हर कल्चर का अपना धार्मिक सिंबल होता है। ये सभी चीज़। वैल्यू एंड एटीट्यूड जैसे ऑनेस्टी, रेस्पेक्ट, टाइम की इम्पोर्टेंस, ये सब कल्चर के हिस्से हैं। कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, त्यौहार, शादी के अलग अलग तरीके, ग्रीटिंग्स करने के तरीके, ये सभी आते हैं कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। इसके बाद सोशल इंस्टीट्यूशन जैसे फैमिली, स्कूल और गवर्नमेंट, जो लोगों की इंटरेक्शन को गाइड करती है। एस्थेटिक, किसी कल्चर की कला, म्यूजिक, डिजाइन, रंगों की पसंद, ये सब उनके एस्थेटिक वैल्यू होती हैं। एजुकेशन, नॉलेज कैसी दिया गया है, क्या पढ़ाया गया है, ये कल्चर का ही पार्ट है। पॉलिटिकल और लीगल सिस्टम, हर कल्चर के अपने पॉलिटिकल व्यू और कानून होते हैं जो लोगों की राइट्स और ड्यूटीज़ को डिफाइन करते हैं। कंक्लूजन इतने पार्ट का ये है। तो दोस्तों, कल्चर सिर्फ एक वर्ड नहीं बल्कि एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो हमारे जीवन के हर एस्पेक्ट को टच करता है। जब हम दूसरी कल्चर को समझने की कोशिश करते हैं तो हम अपने आप को भी और बेहतर समझने लगते हैं। अब समझते हैं कल्चर के 3 इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट, जिनका नाम है वैल्यू, वर्ल्ड व्यू और सोशियो कल्चर सिस्टम। ये 3 चीज़ें किसी भी सोसाइटी के सोचने, जीने और रिएक्ट करने के तरीके को डीपली इन्फ्लुएंस करती हैं। सबसे पहले बात करते हैं वैल्यू की। वैल्यू यानी वो डीपली हेल्ड प्रिंसिपल होते हैं जो हमारी डे टू डे बिहेवियर और डिसीजन को गाइड करते हैं। हर कल्चर की अपनी वैल्यूज़ होती हैं, जैसे कि रेस्पेक्ट फॉर एल्डर। कई कल्चर में बड़ों का सम्मान बहुत मायने रखता है। इंडिविजुअल फ्रीडम, कुछ कल्चर जो है पर्सनल स्पेस और फ्रीडम को बहुत वैल्यू करते हैं। लॉयल्टी, अपने फैमिली, ग्रुप या कंपनी के प्रति वफादारी। अचीवमेंट, सक्सेस और ग्रोथ को इम्पोर्टेंस देना। मॉडेस्टी, अपने आप को हम्बल रखना। ये वैल्यूज ही डिसाइड करती हैं कि किसी सोसाइटी में लोग क्या सही और गलत मानते हैं। अब बात करते हैं
वर्ल्ड व्यू की। वर्ल्ड व्यू का मतलब होता है एक कल्चर की फिलोसॉफिकल सोच या दृष्टि जिसके थ्रू वो दुनिया को देखता है। इसका असर होता है लोगों के बिलीव्स, प्रायोरिटी और लाइफ के गोल्स पर। कुछ कॉमन एग्जाम्पल देखिए, लीनियर वर्सेस सिलेंड्रिकल टाइम। ये क्या है? वेस्टर्न सोसाइटीज़ में टाइम को लीनियर माना जाता है, यानी एक लाइन जैसा, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। लेकिन ईस्टर्न सोसाइटीज़ में जैसे इंडिया टाइम को सिलेंड्रिकल समझती हैं, जैसे जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म का चक्र, इस तरीके से। इसके बाद आता है मेटेरियलिज्म और स्पिरिचुअलिज्म। कई कल्चर ज़्यादा मटेरियल वेल्थ को वैल्यू करते हैं, जबकि कुछ कल्चर इनर पीस और स्पिरिचुअल ग्रोथ को ज़्यादा महत्व देते हैं। कल्चर वर्सेस हार्मोनी विद नेचर। ये क्या है? वेस्टर्न थिंकिंग में नेचर को कंट्रोल करना चाहते हैं, जबकि ईस्टर्न सोच नेचर के साथ बैलेंस और हार्मनी मेंटेन करने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। और अब चलते हैं सोशियो कल्चर सिस्टम की तरफ। ये सिस्टम वो स्ट्रक्चर है जो हर कल्चर में वैल्यू और बिहेवियर को जनरेशन टू जनरेशन पास करने का काम करते हैं। इसमें शामिल है फैमिली सिस्टम, जैसे जॉइंट फैमिली या न्यूक्लियर फैमिली, एजुकेशन, स्कूल टीचर लर्निंग मेथड, रिलीजन, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। ये सभी मिलकर डिसाइड करते हैं कि किसी सोसाइटी में लोग कैसे सोचते हैं, कैसे रहते हैं और अपनी कल्चर को कैसे आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, वैल्यू, वर्ल्ड व्यू और सोशियो कल्चर सिस्टम किसी भी कल्चर की बैकबोन होते हैं। जब हम किसी दूसरे कल्चर को समझने की कोशिश करते हैं तो इन 3 डायमेंशन पर ध्यान देना जरूरी होता है। अब हम आपको एक्सप्लेन करते हैं एक बहुत ही रेलिवेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि है व्हाई इज कल्चर इम्पोर्टेंट, यानी संस्कृति का क्या महत्व है और ये हमारे प्रोफेशनल लाइफ में कैसे अफेक्ट करती है। सबसे पहले बात, कल्चर सिर्फ पर्सनल या सोशल लाइफ तक सीमित नहीं, ये बिजनेस और मैनेजमेंट डिसीजन में भी एक क्रूशियल रोल प्ले करता है। चलिए देखते हैं कुछ स्पेसिफिक एरिया जहां कल्चर का डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। बिजनेस स्ट्रेटजी एंड मार्केटिंग डिसीजन। हर कल्चर के लोग की वैल्यूज़, प्रेफरेंस और बिहेवियर अलग अलग होता है। तो एक प्रोडक्ट या एडवर्टाइजमेंट जो एक कल्चर में हिट होती है वो दूसरे में फेल भी हो सकती है। मार्केटिंग कैंपेन को लोकल कल्चर के हिसाब से कस्टमाइज करना बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट, लीडरशिप एंड मैनेजमेंट स्टाइल। कई कल्चर्स में लोग अथॉरिटेटिव लीडर्स को प्रेफर करते हैं, जबकि कई जगहों पर पार्टिसिपेटिव स्टाइल ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो मैनेजर का लीडरशिप अप्रोच भी कल्चर से इन्फ्लुएंस होता है। वर्क प्लेस कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन स्टाइल, फॉर्मल या इनफॉर्मल, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, ये सब कुछ कल्चर नॉर्म्स पर डिपेंड करता है। एक ही मैसेज का मीनिंग अलग कल्चर में अलग तरह से समझा जा सकता है। कस्टमर बिहेवियर एंड प्रेफरेंस, कस्टमर किस प्रोडक्ट को क्यों पसंद करता है ये उसके कल्चर वैल्यू और अपब्रिंग्स पर डिपेंड करता है। नेगोशिएशन एंड कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन टेक्निक, कई कल्चर में फ्री सेविंग एंड रेस्पेक्ट सबसे पहले आती है, जबकि कुछ जगहों पर फ्रैंकनेस और स्पीड ज़्यादा वैल्यू होती है। तो नेगोशिएशन का स्टाइल भी कल्चर के हिसाब से शेप होता है। अब बात करते हैं क्या होता है अगर हम कल्चर डिफरेंस को इग्नोर कर दें। मिसकम्युनिकेशन होगा, मतलब मैसेज का गलत मीनिंग निकलेगा। मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ इंटेंशन, समझाने में कन्फ्यूजन होना जिससे ट्रस्ट ब्रेक हो सकता है। फील्ड बिजनेस नेगोशिएशन, अगर कल्चरल सेंसिटिविटी ना हो तो डील्स ही टूट सकती हैं। लोअर एम्प्लॉय मोरल, स्पेशली मल्टीनेशनल टीम्स में अगर कल्चर की रेस्पेक्ट ना हो तो एम्प्लॉयज डिमोटिवेटेड फील करते हैं। तो दोस्तों, क्लियरली समझ में आया कि कल्चर कोई ऑप्शनल चीज़ नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक एलिमेंट है जो बिजनेस और पर्सनल रिलेशंस दोनों को शेप करता है। जो लोग और ऑर्गेनाइजेशन कल्चरल सेंसिटिविटी डेवलप करते हैं वो ज़्यादा सक्सेसफुल, रेस्पेक्टफुल और सस्टेनेबल रिजल्ट आते हैं।
अब हम जानते हैं हाउ डू पीपल रिएक्ट टू कल्चरल डिफरेंसेस। जब लोग किसी नए कल्चर से रूबरू होते हैं तो वो कैसे रिएक्ट करते हैं। चलिए समझते हैं कुछ कॉमन रिएक्शन क्या होते हैं और उनका क्या इम्पैक्ट होता है। जैसे एक ऐसी सोच होती है, लोग अपने कल्चर को सबसे ऊपर समझने लगते हैं। वो दूसरे कल्चर को जज करते हैं अपने ही स्टैंडर्ड के हिसाब से। जैसे हमारे यहाँ तो ऐसे होता है तो बाकी जगह गलत ही होगा। ये कल्चर मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करता है, कल्चरल लर्निंग को ब्लॉक कर देता है। ऐसे में लोग दूसरे ट्रेडिशंस को एक्सेप्ट नहीं करते, सिर्फ क्रिटिसाइज करते हैं। कल्चर शॉक, जब किसी पर्सन को एक बिल्कुल नए एनवायरनमेंट मिलता है जहाँ लैंग्वेज अलग, कस्टमर अलग, बिहेवियर अलग, तो वो कंफ्यूज और फ्रस्ट्रेटेड फील कर सकता है। इस रिएक्शन को हम कह सकते हैं कल्चरल शॉक। ये एक नेचुरल प्रोसेस है और टेम्पररी होता है, लेकिन इस दौरान इमोशंस और बिहेवियर पर काफ़ी इम्पैक्ट पड़ सकता है। कई लोग इस फेज में विड्रॉ कर जाते हैं या होम सिक फील करते हैं। नेक्स्ट है एडेप्टेशन। इस स्टेज में इंसान धीरे धीरे नए कल्चर को समझने और अपनाना शुरू कर देता है। कस्टम्स सीखता है, लोकल लैंग्वेज समझता है और सोशल रूल्स में एडजस्ट करता है। एडेप्टेशन का मतलब है ओपन माइंडनेस और फ्लेक्सिबल। ये एक ऐसा पॉजिटिव और प्रोग्रेसिव स्टेप होता है क्रॉस कल्चरल लर्निंग में। नेक्स्ट है हमारा एप्रिसिएशन एंड इंटीग्रेशन। ये रिएक्शन सबसे आइडियल में जाती है। ये जो है रिएक्शन जो है सबसे आइडियल मानी जाती है। इसमें लोग कल्चरल डिफरेंस को समझने के साथ साथ वैल्यू भी करते हैं। वो डिफरेंस को थ्रेट नहीं बल्कि एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी के रूप में देखते हैं। ऐसे लोग इंटरकल्चरल कॉम्पिटेंस डेवलप कर लेते हैं, जो आज के ग्लोबल वर्ल्ड में बहुत ज़रूरी स्किल है। तो दोस्तों, इसका मेन टेक वे यही है, जब भी हम किसी नए कल्चर को कांटेक्ट में आए, किसी भी नए कल्चर के कांटेक्ट में आए, तो हमें जो है एक्सनोसेंट्रिज्म से बचना चाहिए, कल्चर शॉक को समझना चाहिए और धीरे धीरे एडेप्टेशन और एप्रिशिएशन की तरफ बढ़ना चाहिए। अब हम देखते हैं कैन वी मेजर और ग्राफ कल्चरल डिफरेंस। क्या हम कल्चरल डिफरेंस को मेजर या ग्राफ कर सकते हैं? और जवाब है हाँ, बिल्कुल। स्कॉलर्स ने कुछ ऐसे ही पावरफुल फ्रेमवर्क बनाए हैं जो हमें कल्चर्स को क्वांटिफाई और विजुलाइज करने में हेल्प करते हैं। चलिए देखते हैं। ये है हॉफस्टेड कल्चरल डायमेंशंस। हॉफस्टेड ने कल्चरल डिफरेंस को समझाने के लिए 6 डायमेंशनल मॉडल डेवलप किए थे। ये डायमेंशंस हमें बताते हैं कि एक सोसाइटी के बिहेवियर किस तरह शेप होता है। पावर डिस्टेंस नंबर 1, क्या लोग अनइक्वल पावर डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सेप्ट करते हैं या नहीं। हाई पावर डिस्टेंस कल्चर्स में हायरार्की ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। इंडिविजुअल वर्सेस कलेक्टिविज्म, क्या सोसाइटी सेल्फ फोकस करती है या ग्रुप फोकस। जैसे यूएसए में इंडिविजुअलिस्ट ज़्यादा होता है और इंडिया में जो है कलेक्टिव ज़्यादा होता है, मतलब एक दूसरे से मेल जोल ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है हमारा मैस्कुलिनिटी वर्सेस फेमिनिटी, क्या वैल्यूज़ कॉम्पिटिटिव हैं या केयरिंग और कोऑपरेटिव हैं। अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस, क्या लोग एम्बियस सिचुएशन से कंफर्टेबल हैं या नहीं। हाई अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस कल्चर रूल्स और प्लानिंग को प्रेफर करते हैं। लॉन्ग टर्म वर्सेस शॉर्ट टर्म ओरिएंटेशन, क्या कल्चर फ्यूचर प्लानिंग को इम्पोर्टेंट देता है या ट्रेडिशंस को। जैसे एशियन कंट्रीज जनरल लॉन्ग टर्म थिंकिंग करती हैं। इंटेलिजेंस वर्सेस रेस्ट्रेंट, क्या सोसाइटी डिजायर्स को फ्रीली एंजॉय करती है या कंट्रोल करती है। अब हम जानते हैं ट्रम्पेनर्स और हेम्पडेन टर्न्स 7 डायमेंशंस, इनके बारे में। ये क्या क्या हैं? इन्होंने 7 यूनिक डायमेंशंस आइडेंटिफाई किए जो बिजनेस और इंटरपर्सनल रिलेशंस में यूज होते हैं। जैसे कि यूनिवर्सलिस्ट वर्सेस पार्टिकुलर्स, रूल्स सबके लिए
सेम होते हैं या रिलेशनशिप के बेसिस पे चेंज होते हैं। इंडिविजुअलिज्म वर्सेस कम्युनिटेरिज्म। सेल्फ इम्पोर्टेंस इम्पोर्टेंट क्या है या कम्युनिटी? सेल्फ इम्पोर्टेंस है या कम्युनिटी इम्पोर्टेंस है? स्पेसिफिक वर्सेस डिफ्यूज। प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ अलग होती है या इंटरकनेक्टेड? न्यूट्रल और इमोशनल। क्या लोग इमोशनल ओपनली एक्सप्रेस, जो इमोशंस होते हैं क्या उन्हें ओपनली एक्सप्रेस करते हैं या कंट्रोल करते हैं? अचीवमेंट वर्सेस एस्क्रिप्शन। स्टेटस का बेस परफॉर्मेंस होता है या बैकग्राउंड? सिक्वेंशियल वर्सेस सिंक्रोनिक टाइम। क्या टाइम को लीनियरली फॉलो करते हैं या मल्टीपल थिंग्स एक साथ हैंडल करते हैं? इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल कंट्रोल। क्या लोग नेचुरल को कंट्रोल करते हैं या उसके साथ एडजस्ट करते हैं? नेक्स्ट है इसके बाद हमारा ग्लोब स्टडी। ये क्या है? ग्लोबल लीडरशिप एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इफेक्टिवनेस। ये एक लार्ज स्केल क्रॉस कल्चरल स्टडी थी। इसमें मेजर किए गए हैं परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन, ह्यूमंस, इसमें जो है ह्यूमंस ओरिएंटेशन, जेंडर इक्वलिटी, पावर डिस्टेंस और भी बहुत कुछ। ये स्टडी इंटरनेशनल मैनेजर्स और लीडर्स के लिए काफ़ी वैल्यूएबल रिसोर्स बन गई। इसमें जो है ये सभी चीज़ जो है मेजर की जाती हैं। इज इट पॉसिबल टू चेंज ए कल्चर? क्या कल्चर को बदला जा सकता है? अगर हाँ तो कैसे? चलिए समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले बात करते हैं क्या कल्चर चेंज हो सकता है? आंसर यस, कल्चर कैन इवॉल्व, लेकिन ये एक ग्रेजुअल और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। कल्चर एक डीपली रूटेड सिस्टम होता है, इसलिए चेंज ओवरनाइट नहीं होता, लेकिन विद द राइट इन्फ्लुएंसेस ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल है। अब देखते हैं ड्राइवर्स ऑफ कल्चर चेंज क्या क्या होते हैं, क्या फैक्टर्स होते हैं जिससे जो है कल्चर चेंज होता है। ग्लोबलाइजेशन, देश एक दूसरे के क्लोज आ रहे हैं, कल्चर्स इंटरेक्ट कर रहे हैं, अडॉप्ट कर रहे हैं, तो ये जो है चेंज हो रहे हैं कल्चर, लोग बाग औरों को भी समझ रहे हैं। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, नए नए टूल्स और प्लेटफॉर्म हमारे काम करने, सोचने और कम्युनिकेशन करने के तरीकों को बदल रहे हैं। माइग्रेशन, जब लोग माइग्रेट करते हैं तो वो अपने कल्चर ले जाते हैं और नए कल्चर से इन्फ्लुएंस भी होते हैं। मीडिया एंड इंटरनेट, मूवी, सोशल मीडिया, म्यूजिक, ये सब वैल्यूज़ और ट्रेंड को ग्लोबल बना रहे हैं। एजुकेशन एंड एक्सपोजर, जितना ज़्यादा एक्सपोजर होगा उतना ओपन माइंड डेवलप होगा। लीडरशिप एंड पॉलिसी इंटरवेंशन, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप और इफेक्टिव पॉलिसीज से ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर या इवन नेशनल कल्चर तक बदला जा सकता है। तो अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को अपना कल्चर चेंज करना हो तो क्या स्टेप लिए जा सकते हैं? सबसे पहले लीडरशिप मॉडलिंग न्यू वैल्यूज़। लीडर्स जब नए बिहेवियर और थिंकिंग को पर्सनली अडॉप्ट करते हैं तभी वो टीम तक रीच करती है। चेंजिंग एचआर पॉलिसी एंड रिवार्ड सिस्टम, जिस चीज़ को रिवार्ड दिया जाता है वो वही बिहेवियर अडॉप्ट करती है। जिस चीज़ का जो है रिवार्ड देंगे के लिए वही बिहेवियर होगा। क्रॉस कल्चरल ट्रेनिंग एंड वर्कशॉप, अवेयरनेस और अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए रेगुलर ट्रेनिंग जरूरी होती है। क्लियर कम्युनिकेशन ऑफ विजन एंड वैल्यू, लोग तभी अडॉप्ट करते हैं जब उन्हें समझ आए कि चेंज क्यों हो रहा है। क्लियर होना चाहिए आपका कम्युनिकेशन। एनकरेजिंग इंक्लूजन और डाइवर्सिटी, डिफरेंट बैकग्राउंड से लोग जब साथ काम करते हैं तो नेचुरली एक प्रोग्रेसिव कल्चर डेवलप होता है। अब हम समझते हैं बिजनेस में कल्चर का क्या रोल होता है। कल्चर का बिजनेस से क्या कनेक्शन है? कल्चर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या इनविजिबल फाउंडेशन होती है का जो है ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो है इनविजिबल फाउंडेशन है। जब हम इंटरनेशनल लेवल पे काम करते हैं, अलग अलग कंट्रीज, बैकग्राउंड और वैल्यूज़ के लोगों के साथ में, तो कल्चर का इम्पैक्ट हर जगह दिखता है। चलिए समझते हैं ये कैसे होता है। लीडरशिप स्टाइल, डिफरेंट कल्चर्स में लीडरशिप के अप्रोच अलग होते हैं। ऑटोक्रेटिक और पार्टिसिपेटिव। ऑटोक्रेटिक जैसे कि जो है
स्ट्रिक्ट कंट्रोल और पार्टिसिपेटिव में जो है इंक्लूसिव। अब जानते हैं कम्युनिकेशन पैटर्न। हाई कॉन्टेक्स्ट कल्चर जैसे जापान, चाइना, अरब नेशंस, यहाँ कम्युनिकेशन ज़्यादा इनडायरेक्ट होता है। बातों का मतलब कंटेक्स्ट और गेस्चर से समझा जाता है। लो कंटेक्स्ट कल्चर में जैसे यूएसए, जर्मनी, यहाँ बात सीधी, एक्सप्लिसिट और डायरेक्ट होती है। तो अगर आप एक अमेरिकन मैनेजर हैं और आपकी टीम जापानीज है तो आप मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है अनलेस यू अंडरस्टैंड द कम्युनिकेशन स्टाइल, जब तक आप कम्युनिकेशन स्टाइल ना समझें। मार्केटिंग स्ट्रेटजी भी अलग अलग होती हैं, अलग अलग कलर्स होते हैं हर जगह के जो हाईलाइट होते हैं, इमेजेस, सिंबल्स का यूज होता है, ये सभी चीज़। अब जानते हैं नेगोशिएशन अप्रोचेस क्या हैं। इसमें आती है हमारी टाइम की वैल्यू, फेस सेविंग बिहेवियर और हायरार्की का इम्पोर्टेंस। कई कल्चर्स फास्ट नेगोशिएशन प्रेफर करते हैं तो कई कल्चर जो है पेशेंस वाला, रेस्पेक्ट पे ज़्यादा फोकस करते हैं। ह्यूमन रिसोर्स प्रैक्टिसेस क्या हैं? हायरिंग, अप्रेजल, प्रमोशन, ये सब भी कल्चर स्पेसिफिक होते हैं। जापान में लोग लाइफ टाइम एम्प्लॉयमेंट एक्सपेक्ट करते हैं, वहीं यूएसए में लोग अपॉर्चुनिटी बेस्ड होते हैं। अगर आप इस डिफरेंस को समझ देंगे नहीं तो एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन और रिटेंशन पर इफ़ेक्ट पड़ सकता है। जो ह्यूमन रिसोर्स प्रैक्टिस हैं, इसमें एक कंट्री में तो लोग लॉन्ग टर्म काम करना चाहते हैं, एक कंट्री में जो है अपने फ़ायदे के लिए वो जॉब छोड़ना चाह सकते हैं, तो ये अलग अलग चीज़ हुई। वर्क प्लेस बिहेवियर, टाइम का रेस्पेक्ट, फॉर्मेलिटी या इनफॉर्मेलिटी, टीम वर्क का इम्पोर्टेंस और जेंडर रोल्स। तो दोस्तों, कल्चर सिर्फ एक सॉफ्ट कॉन्सेप्ट नहीं, ये बिजनेस की स्ट्रेटजी, एग्जीक्यूटिव और सक्सेस के लिए क्रूशियल है। अब हम जानते हैं वेज ऑफ डिस्क्राइबिंग कल्चरल डिफरेंसेस। कल्चरल डिफरेंस को डिस्क्राइब करने के अलग अलग वेज क्या हैं? नंबर 1, कॉन्टेक्स्ट। हाई कॉन्टेक्स्ट कल्चर जैसे जापान, चाइना, यहाँ लोग नॉन वर्बल क्यूज, टोन ऑफ वॉइस, बॉडी लैंग्वेज और सिचुएशन से बात समझते हैं, ज़्यादा एक्सप्लेन की ज़रूरत नहीं होती। लो कॉन्टेक्स्ट कल्चर में जैसे यूएसए, जर्मनी, यहाँ कम्युनिकेशन क्लियर और डायरेक्ट होती है, सब कुछ एक्सप्लिसिटली बोला जाता है बिना एजम्पशन के। टाइम ओरिएंटेशन, समय को लेकर भी कल्चर्स अलग होते हैं। मोनोक्रोनिक कल्चर, यहाँ लोग पंचुअलिटी, डेडलाइन और टाइम पे काम की वैल्यू ज़्यादा होती है। और पॉलीक्रोनिक कल्चर में जो है यहाँ मल्टीटास्किंग नॉर्मल है और टाइम थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है, चलता है एटीट्यूड वाला, ये कैटेगरी होती है। डिले भी होता है इसमें। स्पेस एंड प्रॉक्सिमिटी, अलग कल्चर में पर्सनल स्पेस का कॉन्सेप्ट भी अलग होता है। लोग ज़्यादा क्लोज स्टैंड करते हैं अमेरिकन कल्चर में, नॉर्थर्न यूरोप में थोड़ा डिस्टेंस प्रेफर करते हैं। अलग अलग जगह का अलग अलग कल्चर होता है। इंडिविजुअलिस्ट वर्सेस कलेक्टिव, इंडिविजुअली कल्चर में जो है फोकस होता है पर्सनल गोल, अचीवमेंट और इंडिपेंडेंस पे। कलेक्टिव वाले पे जो है यहाँ ग्रुप हार्मनी, टीम वर्क, फैमिली के साथ वैल्यू इम्पोर्टेंट होते हैं। यूनिवर्सल्स वर्सेस पार्टिकुलर्स, ये कॉन्सेप्ट बताता है लोग रूल्स कैसे देखते हैं। यूनिवर्स, इसमें रूल्स सबके लिए बराबर अप्लाई होने चाहिए, चाहे सिचुएशन कुछ भी हो। और पर्टिकुलर्स में जो है रोज सिचुएशन और रिलेशनशिप के बेसिस पे एडजस्ट किए जा सकते हैं। दोस्तों, ये थे कुछ फ्रेमवर्क जो हमें कल्चर डिफरेंस को डिफाइन करने में मदद करते हैं। इन्हें समझने से हम अपने इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन, टीम वर्क और लीडरशिप इम्प्रूव करना का चांस मिलता है। ये सब चीज़ अगर हम समझ लेंगे तो हमें जो है समझने में आसानी होगी, स्पेशली जब हम ग्लोबल लेवल पे वर्क कर रहे हों। हमारे जो है क्लाइंट अलग देश का है और हम दूसरे के हैं, तो हमें उनके बारे में भी पता रहना चाहिए, उनका कल्चर क्या है, किस तरीके का वर्क करा जाता है, क्या उनके बात की वैल्यूज़ हैं, ये सभी चीज़। अब हम समझेंगे गोइंग इंटरनेशनल, यानी जब कोई बिजनेस ग्लोबल लेवल पे एक्सपेंड करता है तो कल्चरल कॉम्पिटेंस का क्या रोल होता है। गोइंग ग्लोबल इज नॉट जस्ट बिजनेस,
इट इज़ कल्चरल। आज के टाइम में जब कंपनीज डिफरेंट कंट्रीज़ में ऑपरेट कर रही हैं तो क्रॉस कल्चरल अंडरस्टैंडिंग एक स्ट्रेटेजिक नेसेसिटी बन चुकी है। सिर्फ लैंग्वेज या ड्रेस कोड समझने इनफ नहीं, हम लोगों की सोच, वैल्यूज़ और बिहेवियर पैटर्न को भी समझना पड़ता है। अब इसकी की रिक्वायरमेंट्स हैं क्रॉस कल्चरल ड्यू मार्केट एंट्री से पहले लोकल कल्चर, रिलीजन, लाइफस्टाइल और कंज्यूमर बिहेवियर का प्रॉपर रिसर्च ज़रूरी है। लोकलाइज्ड मार्केटिंग कैंपेन, एक साइज सब पर फिट अप्रोच फेल हो सकती है। हर एक जो है छोटे छोटे मार्केटिंग कैंपेन होने चाहिए। कल्चरल इंटेलिजेंस ट्रेनिंग, एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करना पड़ता है ताकि वो न्यू कल्चर को समझ सकें बिना किसी जजमेंट और बायसेस के। इंक्लूसिव मल्टीकल्चर टीम, मल्टीनेशनल कंपनीज डाइवर्स टीम बनाती हैं लेकिन उन्हें मैनेज करना एक आर्ट है। लीडरशिप को इंक्लूसिव और एम्पैथिक होना पड़ता है। सेंसिटिव नेगोशिएशन और लीगल नेविगेशन, हर कंट्री का नेगोशिएशन स्टाइल और लीगल सिस्टम अलग होता है। अब जानते हैं बेनिफिट ऑफ क्रॉस कल्चरल कॉम्पिटेंस क्या क्या होते हैं। बेटर रिलेशनशिप होता है विद स्टेक होल्डर, कस्टमर, पार्टनर और लोकल अथॉरिटीज़ के साथ ट्रस्ट बिल्ड होता है। स्ट्रॉन्ग ब्रांड इमेज होती है, एक कल्चरल रेस्पेक्टफुल ब्रांड ग्लोबल लेवल पे पॉजिटिव रेपुटेशन बना सकता है। इम्प्रूव होता है एम्प्लॉयज़ का सेटिस्फेक्शन, जब एम्प्लॉयज़ फील करते हैं कि उनकी कल्चर को रेस्पेक्ट किया जा रहा है तो उनका सेटिस्फेक्शन और रिटेंशन बढ़ता है। इनोवेशन बूस्ट, डाइवर्स टीम नई पर्सपेक्टिव और क्रिएटिव सॉल्यूशन लाता है। रिस्क मिटिगेशन, कल्चरल ब्लंडर्स अवॉइड करके लीगल, इथिकल और बिजनेस रिस्क को कम किया जा सकता है। तो जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल होना की जब सोचती है तो कल्चर को समझना और रेस्पेक्ट करना उसकी सक्सेस के लिए इम्पोर्टेंट होता है। ये था हमारा फ्रेंड्स यूनिट 1 का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। यूनिट 2 क्रॉस कल्चरल मैनेजमेंट, सब्जेक्ट कोड है हमारा KMBN IB04। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कल्चरल डाइवर्सिटी एंड मल्टी कल्चरल टीम्स, ये क्या होता है। यानी कि जब लोग अलग अलग कल्चर बैकग्राउंड से आके एक ही टीम में काम करते हैं तो क्या होता है। कल्चरल डाइवर्सिटी का मतलब होता है एक टीम, कंपनी या सोसाइटी में अलग अलग कल्चर्स का प्रेजेंस या डिफरेंस हो सकता है। लैंग्वेज, वैल्यू, कस्टम्स, बिलीव्स, कम्युनिकेशन स्टाइल या इवन वर्क हैबिट में भी। जब ऐसे लोग एक साथ काम करते हैं स्पेशली इंटरनेशनल लेवल पर तो उसे कहते हैं मल्टी कल्चर टीम्स। अब देखते हैं क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं इसके। सबसे पहले आता है इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। जब टीम मेंबर अलग अलग सोच और बैकग्राउंड से आते हैं तो नए नए आइडियाज़ ऑटोमेटिकली निकलते हैं। बेटर प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है, मल्टीपल व्यू पॉइंट से डिसीजन मेकिंग ज़्यादा थॉटफुल और इफ़ेक्टिव होती है। ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग मिलती है, इंटरनेशनल मार्केट्स के कस्टमर्स को समझने में हेल्प मिलती है बिकॉज टीम के अंदर ही ग्लोबल पर्सपेक्टिव होता है। पर्सनल ग्रोथ, हर मेंबर दूसरी कल्चर से इंटरेक्ट करके एम्पैथी, टॉलरेंस और ग्लोबल थिंकिंग डेवलप करता है। लेकिन कुछ चैलेंजेस भी होते हैं। कम्युनिकेशन बैरियर, लैंग्वेज और एक्सप्रेशन स्टाइल अलग होने से मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। कन्फ्लिक्ट भी हो सकते हैं, जो एक कल्चर में नॉर्मल है वो दूसरे कल्चर के लिए रूड बिहेवियर हो सकता है। मिस इंटरप्रिटेशन की वजह से कन्फ्लिक्ट हो सकता है। ट्रस्ट बिल्डिंग, कुछ कल्चर्स जल्दी ट्रस्ट कर लेते हैं, कुछ में काफ़ी टाइम लगता है। इस डिफरेंस को समझना जरूरी होता है। कोऑर्डिनेशन इशू, टाइम जोन्स, हॉलीडे, वर्किंग स्टाइल और हायरार्की का डिफरेंस से कोऑर्डिनेशन टफ हो सकता है। तो फिर मल्टी कल्चरल टीम कैसे बनाते हैं। कल्चरल इंटेलिजेंस CQ डेवलप करके, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन ट्रेनिंग करके, और सबसे इम्पोर्टेंट ऐसे लीडर्स चाहिए जो सब कल्चर को रेस्पेक्ट करते हों, साइकोलॉजिकल सेफ्टी क्रिएट करें। दोस्तों, कल्चरल डाइवर्सिटी एक पावरफुल एसेट है, लेकिन तभी जब हम उसे समझें, अप्रिशिएट करें और मैनेज करना जानें। मल्टीकल्चरल टीम से इनोवेशन तो मिलता है, साथ ही बेटर वर्ल्ड व्यू भी डेवलप होता है।
अब हम जानते हैं कल्चरल डिफरेंसेस का इंडिविजुअल पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। यानी जब अलग अलग कल्चरल बैकग्राउंड से होते हैं तो उनकी सोच, बिहेवियर और डिसीजन पे क्या क्या असर पड़ता है। पर्सनल आइडेंटिटी, सबसे पहले इफेक्ट होता है सेल्फ इमेज और वैल्यू पर। कल्चरल डिसाइड करता है, जो कल्चर होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि इंसान अपने आप को कैसे देखता है, उसकी फैमिली रोल, जेंडर रोल, सक्सेस का स्टैंडर्ड, सब कुछ कल्चर से इन्फ्लुएंस होते हैं। वर्क प्लेस बिहेवियर, कल्चर जो है इन्फ्लुएंस करता है वर्क प्लेस बिहेवियर को। पंक्चुअलिटी, जर्मन में टाइम का को स्ट्रिक्ट होना जो है, जर्मनी में जो है टाइम का स्ट्रिक्ट होना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन इंडिया मैक्सिमम में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है। रिस्क टेकिंग, कुछ कल्चर्स सेफ ज़्यादा पसंद करते हैं और कुछ, जबकि कुछ में जो है डिसीजन लेट लिया जाता है और इतने सेफ्टी पे ध्यान नहीं दिया जाता है। लीडरशिप प्रेफरेंस, कहीं लोग बस बॉस को अथॉरिटी समझते हैं और कहीं लीडर से कोलैबोरेशन एक्सपेक्ट की जाती है। कम्युनिकेशन स्टाइल एंड टीम वर्क, डायरेक्ट वर्सेस इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन, ये ग्रुप वर्क वर्सेस इंडिविजुअल टास्क, सब कल्चरल ड्राइव होते हैं। अब आता है डिसीजन मेकिंग। जापान जैसे कंट्री में सेंसस यानी सबका एग्रीमेंट लेना इम्पोर्टेंट होता है। वहीं यूएस जैसे कल्चर में एक इंडिविजुअल लीडर जल्दी डिसीजन ले सकता है। अथॉरिटी बेस्ड अप्रोच होती है। इमोशनल एक्सप्रेशन, कल्चर डिफाइन करता है कि इमोशंस ओपनली शो करने चाहिए या नहीं। एथिकल जजमेंट, क्या सही है क्या गलत है, ये भी कल्चर पे डिपेंड करता है। जैसे कुछ कल्चर में गिफ्ट देना रेस्पेक्ट का सिंबल होता है, लेकिन कुछ जगह जो है ये जो है गलत माना जाता है। दोस्तों, कल्चरल डिफरेंस सिर्फ एक्सटर्नल चीज़ नहीं, ये डीपली हर इंडिविजुअल के माइंडसेट, बिहेवियर और चॉइस को इन्फ्लुएंस करता है। इसलिए क्रॉस कल्चरल सेंसिटिविटी डेवलप करना बहुत इम्पोर्टेंट है, स्पेशली आजकल के ग्लोबल वर्ल्ड में। अब हम समझते हैं वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन अक्रॉस कल्चर्स, यानी लोगों के बोलने के तरीके और उनके बॉडी लैंग्वेज का कल्चर के हिसाब से क्या मतलब होता है। वर्बल कम्युनिकेशन, सबसे पहले बात करते हैं वर्बल कम्युनिकेशन की, यानी जो हम बोलकर एक्सप्रेस करते हैं। लैंग्वेज बैरियर, अलग अलग कंट्रीज़ में एसेंट, वोकेबुलरी और इडियम्स अलग होते हैं। एक सेंटेंस के मतलब एक जगह कुछ हो सकता है और दूसरी जगह कुछ और। टोन एंड पोलाइटनेस, जर्मनी जैसे कल्चर में लोग सीधे बोलते हैं, डायरेक्ट और टू द पॉइंट। जापान जैसे कंट्री में लोग पोलाइट बोलते हैं और इनडायरेक्ट वे में अपनी बात रखते हैं ताकि सामने वाले को अनकंफर्टेबल फील ना हो। फॉर्मेलिटी, कुछ कल्चर में सर, मैडम या टाइटल का यूज करना ज़रूरी होता है, जैसे कोरिया या जर्मनी में। वहीं कुछ जगह कैजुअल अप्रोच नॉर्मल होती है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, अब बात करते हैं बॉडी लैंग्वेज और गेस्चर की, जो बिना बोले भी काफ़ी कुछ कह देते हैं। गेस्चर, थम्स अप गेस्चर वेस्ट में पॉजिटिव माना जाता है और मिडिल ईस्ट में कुछ पार्ट में ये जो है ऑफेंसिव होता है। आई कॉन्टैक्ट, वेस्ट कंट्रीज़ में जो है स्ट्रॉन्ग आई कॉन्टैक्ट कॉन्फिडेंस का सिंबल है, लेकिन एशिया में जैसे जापान या चाइना में ये डिसरेस्पेक्ट या चैलेंज के रूप में माना जाता है। साइलेंस, जापान में साइलेंस का मतलब होता है रेस्पेक्ट, वहीं यूएसए में साइलेंस का मतलब होता है अनकंफर्टेबल सिचुएशन में माना जाता है ये। टच एंड पर्सनल स्पेस, अमेरिकन कल्चर में ज़्यादा एक्सप्रेशन होते हैं, हग्स कॉमन होते हैं, ये गले मिलना वगैरह, और अलग कंट्री जो है वहाँ पे जो है इस तरीके से नहीं होता है, दूर रहना ज़्यादा रेस्पेक्टफुल माना जाता है। तो दोस्तों, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कम्युनिकेशन सिर्फ वर्ड तक सीमित नहीं होता, हर कल्चर के अपने यूनिक स्टाइल होते हैं, चाहे वो बोलने के तरीके हों या गेस्चर हो या एक्सप्रेशन हो। क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन में सक्सेस पाने के लिए हमें इन डिफरेंसेस को समझना और रेस्पेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब हम समझेंगे कोलबर्ग थ्योरी ऑफ मोरल रीजनिंग। एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने बताया कि लोग मोरली राइट और रॉन्ग का फैसला कैसे करते हैं और कैसे ये थिंकिंग एज और एक्सप्रेशन के साथ डेवलप होती है। उन्होंने मोरल रीजन्स को 3 लेवल और 6 स्टेज में डिवाइड किया। लेवल 1 में जो है क्या आता है हमारा प्री कन्वेंशनल लेवल, ये यूजुअली छोटे बचपन का फेस होता है, जैसे मोरल रीजनिंग सेल्फ सेंट्रल होता है।
स्टेप 1 में ही आता है नेक्स्ट हमारे ये ओबीडेंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन। जो काम से पनिशमेंट मिलेगा वो गलत, यानी लोग सिर्फ पनिशमेंट से बचने के लिए रूल्स फॉलो करते हैं। सेल्फ इंटरेस्ट ओरिएंटेशन, इसमें मेरे लिए क्या फ़ायदा है, यानी राइट और रॉन्ग डिसीजन पर्सनल गेन के बेसिस पे होता है। अब आया लेवल 2, इसमें क्या है, इसमें जो है कन्वेंशनल लेवल। इस लेवल पर लोग समझ जाते हैं कि उनका बिहेवियर सोसाइटी कैसे अफेक्ट करता है, उनका जो बिहेवियर है सोसाइटी पे कैसे अफेक्ट करता है। जैसे कि इंटरपर्सनल कॉन्फॉर्मिटी, जो सबको अच्छा लगे वही ठीक है। लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन क्या है, रूल्स फॉलो करना मोरल ड्यूटी है। नेक्स्ट आता है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। ये सबसे मैच्योर स्टेज होती है जहाँ लोग यूनिवर्सल प्रिंसिपल को समझने लगते हैं। सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, लॉ इम्पोर्टेंट है लेकिन कभी कभी फ्लूइड भी हो सकता है, यानी जस्टिस, फेयरनेस और ह्यूमन राइट के लिए कभी कभी लॉ के क्वेश्चन करने भी ज़रूरी हैं। यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल, जो यूनिवर्सल ट्रुथ है वही राइट है। इस स्टेज में लोग होनेस्टी, इक्वलिटी और ह्यूमन राइट जैसे प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। क्रॉस कल्चरल कंटेक्स्ट, हर कल्चर के मोरल डेवलप अलग अलग होते हैं। कुछ कल्चर कन्वेंशनल मोरल पर ज़्यादा फोकस करते हैं, जैसे ड्यूटी, ऑनर, फैमिली एक्सपेक्टेशन। कुछ सोसाइटीज़ पोस्ट कन्वेंशनल थिंकिंग पे एनकरेज करती हैं, जैसे ह्यूमन राइट, फ्रीडम या जस्टिस। ये डिफरेंसेस इंटरनेशनल बिजनेस में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि एक कल्चर जो एथिकल समझता है दूसरा कल्चर के लिए क्वेश्चनेबल हो सकता है। इसलिए डिबेट्स होती हैं बिटवीन एथिकल रिलेटिव्स वर्सेस यूनिवर्सल एथिकल। तो कंक्लूजन ये है दोस्तों, ये जो थ्योरी है हमने बताई है कि एथिकल एक फिक्स कॉन्सेप्ट नहीं है, ये डेवलप होता है टाइम, एजुकेशन और कल्चर को इन्फ्लुएंस से, इस कल्चर के इन्फ्लुएंस से। क्रॉस कल्चरल अंडरस्टैंडिंग के लिए थ्योरी एक पावरफुल टूल है, क्योंकि जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि दूसरे कल्चर किस लेवल पे मोरल ऑपरेट करते हैं, तब तक हम उनके डिसीजन से बिहेव को जज करते हैं। जब तक हम समझेंगे नहीं कि सामने वाला किस लेवल के हिसाब से जो है डिसीजन ले रहा है, तो हम उसका डिसीजन को हम समझ नहीं पाएंगे, वो किस लेवल से उसने लिया है और क्यों लिया है, जब तक हम उसके बारे में नहीं जानेंगे, उसके कल्चर के बारे में नहीं जानेंगे। मेजरिंग कल्चरल डेवलपमेंट, सबसे पहले ये समझना इम्पोर्टेंट है, कल्चर को एक्यूरेट मेजर करना मुश्किल है। कोई एक सिंगल ऑब्जेक्टिव स्केल नहीं है जिससे हम एक सीख से एक कल्चर ज़्यादा डेवलप और दूसरा कम डेवलप बता सकें। लेकिन हाँ, कुछ इंडिकेटर्स हैं जिनके थ्रू हम कल्चर डेवलपमेंट को समझने की कोशिश करते हैं, जैसे कि एजुकेशनल अटेनमेंट, यानी लोग कितने एजुकेटेड हैं। जेंडर इक्वलिटी, क्या महिला और पुरुष को बराबर मौका मिलता है। ओपननेस टू डाइवर्सिटी, क्या सोसाइटी में जो है माइनॉरिटीज़ डिफरेंट कल्चर्स और आइडियाज़ को एक्सेप्ट करती हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच, क्या लोग अपनी बात ओपनली रख सकते हैं बिना किसी डर के। टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन, क्या सोसाइटी नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रही है। और सिविक पार्टिसिपेशन, लोग इलेक्शंस में वोट करते हैं या सोसाइटी इशू में इंगेज होता है इनका। आर्ट और लिटरेचर एंड इनोवेशन, क्या कल्चर में क्रिएटिविटी, स्टोरी टेलिंग और न्यू आइडियाज़ प्रमोट किए जाते हैं। ये सारे फैक्टर्स किसी भी कल्चर को कल्चरल रिचनेस और प्रोग्रेस को, उसकी जो रिचनेस और प्रोग्रेस है उससे रिफ्लेक्ट करते हैं। जो कल्चर में जितने ज़्यादा एजुकेटेड होंगे वो जो है ये एक इसका स्केल है जिससे मेजर करा जाता है। लेकिन ध्यान रहे किसी भी कल्चर को डेवलपमेंट या अंडर डेवलप का है ना बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। ये सोच कभी कभी कल्चरल इम्पेरिज्म की तरह ली जा सकती है, जहाँ हम अपनी वैल्यू को सुपीरियर समझने लगते हैं। कल्चर कोई कंपटीशन नहीं है, हर कल्चर की अपनी हिस्ट्री, वैल्यू और डेप्थ होती है जिससे रेस्पेक्ट करना ज़रूरी है। हर एक कल्चर की अपनी अपनी वैल्यूज़ होती हैं, किसी का भी कोई बड़ा कोई छोटा नहीं होता और हर एक की वैल्यू करना बहुत ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, कल्चरल डेवलपमेंट को समझने के लिए हम इंडिकेटर्स का यूज कर सकते हैं, लेकिन हमें हमेशा याद रखना चाहिए डेवलपमेंट का मतलब
सुपीरियरिटी नहीं होता। ये इंडिकेटर्स हमने जो आपको बताए ये होते हैं। ट्रू क्रॉस कल्चरल अंडरस्टैंडिंग तभी पॉसिबल है जब हम जजमेंट के बिना दूसरी कल्चर के एक्सप्लोर करें। अब हम समझेंगे बिलीफ्स और वैल्यूज़ का हिस्टोरिकल ओरिजिन, यानी किसी भी कल्चर के सोचने का तरीका कैसा डेवलप होता है। कल्चर एक दिन में नहीं बनता, ये बनता है सदियों के एक्सपीरियंस, स्ट्रगल और सक्सेस के बेस पर। चलिए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो किसी भी कल्चर को बिलीव्स और उसकी वैल्यूज़ को शेप करते हैं। हिस्ट्री एंड कॉलोनाइजेशन। जिस देश का कल्चर पास्ट रहा है, देश का कॉलोनियल पास्ट रहा है, वहाँ एक आइडेंटिटी और कॉन्फिडेंस पे इसका डीप इम्पैक्ट पड़ता है। रिलीजन एंड स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस। रिलीजन एक मेजर रोल प्ले करता है बिलीव्स बनाने में। जियोग्राफिकल कंडीशन, माउंटेन, रिवर, वेदर, ये सब इन्फ्लुएंस करते हैं लोगों के लाइफ स्टाइल और थॉट्स प्रोसेस को। इकोनॉमिक सिस्टम, अगर सोसाइटी हिस्टोरिकल थी तो इसका कल्चर टीम वर्क और पेशेंस को वैल्यू करेंगे। वहीं कैपिटलिस्ट सोसाइटी इंडिविजुअल गोल्स और कंपटीशन को प्रमोट करती है। रिवॉल्यूशंस एंड मूवमेंट, जहां सिविल राइट, इंडिपेंडेंस या सोशल जस्टिस के लिए लड़ाई हुई, वहाँ के लोग फ्रीडम और इक्वलिटी को डीपली वैल्यू करते हैं। कल्चरल हीरोज एंड नेशनल माइथ, हर कंट्री अपने लीजेंड्स, फ्रीडम फाइटर, सेंट या थिंकर्स होते हैं। अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग होते हैं। ये लोग कल्चर के आइडियल्स को डिफाइन करते हैं। तो बात सिंपल है, आज हम जो वैल्यूज़ और नॉर्म्स देखते हैं किसी भी कल्चर में, वो उसके पास्ट के एक्सपीरियंस का रिजल्ट होते हैं। ये समझना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब हम किसी दूसरे कल्चर के लोगों से इंटरेक्ट होते हैं तो उनके बिहेवियर समझने के लिए उनकी हिस्ट्री, बैकग्राउंड को डिकोड करने जो है ज़रूरी होता है, और ये हमारी हेल्प करता है। अब जानते हैं क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन का इम्पैक्ट क्या होता है। जब लोग अलग अलग कल्चर से आते हैं, उनके बोलने का तरीका, सोचने के स्टाइल और एक्सप्रेस करने का वे अलग होता है, और ये डिफरेंस एक ब्लेसिंग भी हो सकती है और चैलेंज भी। चलिए पहले देखते हैं पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है। कोलैबोरेशन इम्प्रूव होती है। जब लोग डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं तो नए आइडियाज़ और पर्सपेक्टिव मिलते हैं। एम्पैथी बढ़ती है। जब हम दूसरी कल्चर में की बात सुनते हैं तो उनको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग और रेस्पेक्टफुल बनते हैं, उनके बारे में समझने को मिलता है हमें। ग्लोबल माइंडसेट डेवलप होता है। टीम ज़्यादा इंक्लूसिव बनती है और वर्ल्ड वाइड कस्टमर को बेटर सर्व करने में हेल्प मिलती है। लेकिन अगर कम्युनिकेशन गलत हैंडल की गई तो प्रॉब्लम भी हो सकती है। कौन कौन से एरियाज हैं? मिस इंटरप्रिटेशन, एक वर्ड या गेस्चर का मतलब एक कल्चर में पॉजिटिव हो सकता है और दूसरे में वो नेगेटिव हो सकता है। ऑफेंसिव, बिना समझे कुछ कहना या करना दूसरे को हर्ट कर सकता है। इनएफिशिएंसी, अगर टीम मेंबर एक दूसरे से को क्लियरली समझ नहीं पाते तो टाइम और एनर्जी वेस्ट होती है। अब की एरिया से सबसे ज़्यादा इफेक्ट जहाँ पड़ता है, टीम डायनामिक्स, मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग। टीम डायनामिक्स में ट्रस्ट और अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ती है। मार्केटिंग और ब्रांडिंग में हर कल्चर में मैसेज अलग तरीके से कम्युनिकेट होता है, तो उनके लिए अलग तरीके से मार्केटिंग की जाती है हर एक के लिए। इंटरनेशनल नेगोशिएशंस, कल्चर डिसाइड करता है कि समझौता कैसे होगा, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, फास्ट या स्लो। कस्टमर रिलेशन, अगर कस्टमर की कल्चर नहीं में आई आपके, तो आप जो है अपने कस्टमर के बारे में उससे जो है अच्छे रिलेशनशिप नहीं बना पाएंगे। HR प्रैक्टिसेस, रिक्रूटमेंट, अप्रेजर और फीडबैक देना, हर जगह अलग नॉर्म्स होते हैं। तो दोस्तों याद रखिए, क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन कोई चैलेंज नहीं, एक स्किल है जो सीखी जा सकती है, और जिसने ये स्किल सीख ली वो दुनिया के किसी भी कोने में कॉन्फिडेंटली काम कर सकता है। क्या कुछ सोसाइटीज़ दूसरी सोसाइटीज़ से बेटर होती हैं, या सिर्फ एक पर्सपेक्टिव है? सबसे पहले बात करते हैं दो इम्पोर्टेंट व्यू पॉइंट्स की। कल्चरल रेलिवेंटिज्म कहते हैं कि हर कल्चर अपने कॉन्टेक्स्ट में वैलिड है। कोई भी कल्चर
सुपीरियर या इन्फीरियर नहीं होता। हर सोसाइटी अपनी वैल्यूज़, बिलीव्स और सिस्टम उसके होते हैं। वहीं यूनिवर्सलिज्म ये कहते हैं कुछ इथिकल स्टैंडर्ड्स यूनिवर्सल होने चाहिए, जिससे ह्यूमन राइट, फ्रीडम, डिग्निटी जो सभी सोसाइटीज़ में प्रोटेक्ट होनी चाहिए। लेकिन दिक्कत तब होती है जब एथनोसेंट्रिक हो जाते हैं। एथनोसेंट्रिक का मतलब होता है अपने कल्चर को बेस्ट समझना और दूसरे कल्चर को जज करना अपने स्टैंडर्ड के बेस पे। तो ये सोचो, डिस्क्रिमिनेशन, कल्चरल सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और कभी कभी कॉलोनियल माइंडसेट को जन्म देती है। तो फिर बैलेंस व्यू क्या है? हर कल्चर की अपनी वैल्यू और यूनिकनेस होती है, लेकिन कुछ ग्लोबल बेंचमार्क भी हैं जिनके बेसिस पर सोसाइटीज़ को एक्सेस किया जा सकता है, जैसे कि ह्यूमन राइट, एजुकेशनल एक्सेस और हेल्थ केयर सिस्टम और जस्टिस सिस्टम फेयरनेस। किसी भी कल्चर को जज करने से पहले हमें उसके हिस्टोरिकल, सोशल और जियोग्राफिकल कंटेक्स्ट को समझना चाहिए और हमें ओपन माइंड और एम्पैथी रखनी चाहिए, क्योंकि ट्रू क्रॉस कल्चर अंडरस्टैंडिंग तभी होती है जब हम सुने, समझें और सीखें, इन तीनों चीज़ों के लिए तैयार हों। रेस्पेक्ट कल्चर डिफरेंस वर्सेस स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। सबसे पहले बात, कल्चरल डाइवर्सिटी का मतलब सिर्फ डिफरेंस रखना नहीं होता, बल्कि उन डिफरेंसेस की रेस्पेक्ट करना होता है, बिना ये सोचे कि कोई कल्चर इन्फीरियर है। हर कल्चर की अपनी सोच, वैल्यू और वे ऑफ लाइफ होती है, जो उनकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी और बिलीफ से शेप होती है। उनकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी और बिलीफ से जो है उनकी जो कल्चर है वो शेप होता है। लेकिन दूसरी साइड भी ये भी सोच है कि डेवलपमेंट के कुछ ग्लोबल गोल होते हैं, जैसे कि गरीबी को कम करना, शिक्षा और विकास करना, इंकरेज करना लिटरेसी, हेल्थ और सिक्योरिटी, जेंडर इक्वालिटी और टेक्नोलॉजी एक्सेस। ये गोल सभी सोसाइटीज़ के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो फिर सवाल उठता है, क्या डेवलपमेंट का मतलब अपने कल्चर को बदल देना होता है? बिल्कुल नहीं। चैलेंज ये है कि प्रोग्रेस प्रमोट करें, लेकिन कल्चर यूनिकनेस को प्रिजर्व करते हुए। ये एक बैलेंस बनाना होता है। एक तरफ प्रोग्रेस और मॉडर्नाइजेशन हो, दूसरी तरफ कल्चर, आइडेंटिटी और वैल्यू भी सेफ रहें। इंटरनेशनल सब कल्चर यानी एक ऐसा कल्चर जो देश के बाउंड्रीज के पार है। तो सबसे पहले इंटरनेशनल सब कल्चर होता क्या है? ये एक ग्लोबल ग्रुप होता है जिसमें अलग अलग कंट्रीज से होते हैं लोग बाग, लेकिन उनकी सोच, वैल्यू और लाइफ स्टाइल काफ़ी सिमिलर होते हैं। ये लोग शेयर्ड आइडेंटिटी महसूस करते हैं, चाहे उनकी नेशनलाइज अलग अलग हो। कुछ एग्जाम्पल हैं ग्लोबल यूथ सेंटर, डिजिटल नोमैड्स, स्टार्टअप फंडर एंड एंटरप्रेन्योर, एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट। ये सब कल्चर डेवलप कैसे होते हैं? कई पावरफुल फोर्सेस होती हैं, ग्लोबल मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, इंटरनेट और सोशल मीडिया, इंटरनेशनल एजुकेशन और शेयर्ड इकोनॉमिक इंटरेस्ट जैसे टेक स्टार्टअप और फ्रीलांसिंग etc। कॉमन फीचर्स क्या हैं ये जान लेते हैं। कॉमन लैंग्वेज यूज करना, कॉमन लैंग्वेज जैसे कि इंग्लिश कॉमन रहती है उसका यूज करना। शेयर्ड वैल्यूज़, इनोवेशन, फ्रीडम और इक्वलिटी, क्रॉस बॉर्डर फ्रेंडशिप और प्रोफेशनल नेटवर्क, ये सब मिलकर ग्लोबल माइंडसेट बनाते हैं। लेकिन कुछ चैलेंजेस भी हैं। कल्चरल होमोजेनिजेशन, सब कुछ एक जैसा होना लगता है और लोकल कल्चर खतरे में पड़ जाता है। आइडेंटिटी कन्फ्लिक्ट, जब कोई पर्सन अपनी नेटिव कल्चर और ग्लोबल कंट्री के बीच कंफ्यूज्ड फील करता है। डिजिटल डिवाइड, हर किसी को इक्वल एक्सेस नहीं होता। इंटरनेशनल सब कल्चर एक नई ग्लोबल रियलिटी का पार्ट है, लेकिन इन्हें बैलेंस करना ज़रूरी है ताकि डाइवर्सिटी और लोकल वैल्यूज़ का लॉस ना हो। तो ये था यूनिट 2 का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। यूनिट 3, सबसे पहले हम जानते हैं कन्फ्लिक्ट इन क्रॉस कल्चरल कंटेक्स्ट।
ये क्या होता है और ये क्यों होता है? कन्फ्लिक्ट तब होता है जब लोगों के बीच डिफरेंस ऑफ ओपिनियन या मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, और जब ये डिफरेंस कल्चरल बैकग्राउंड से हो तो प्रॉब्लम और भी बढ़ जाती है। चलिए देखते हैं मेजर सोर्सेस क्या हैं। कल्चरल वैल्यू और नॉर्म्स। जब एक कल्चर इंडिविजुअल फ्रीडम को प्रायोरिटी देता है और दूसरा ग्रुप कलेक्टिव्स को, तो उनके डिसीजन ये टीम वर्क में कन्फ्लिक्ट हो सकता है। मतलब एक तरीके के कल्चर में जो है इंडिविजुअलिज्म को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है और दूसरे के में कलेक्टिविज्म को, मतलब ग्रुप के साथ में, तो इसमें जो है दोनों के डिसीजन में अंतर आएगा। कम्युनिकेशन स्टाइल। कई कल्चर डायरेक्ट बोलते हैं कई कल्चर में, और कुछ कल्चर में इनडायरेक्ट बोलते हैं जिससे कि बुरा ना लगे, तो ये भी कल्चर जो है कन्फ्लिक्ट के सोर्स में आते हैं। कम्युनिकेशन स्टाइल मतलब पावर डिस्टेंस। कुछ जगह लोग अथॉरिटी को ब्लाइंडली फॉलो करते हैं और कुछ कल्चर में बॉस से भी डिबेट करना नॉर्मल होता है। नेक्स्ट, जेंडर रोल। अलग अलग कल्चर में मेल फीमेल को रोल्स काफ़ी डिफरेंट होते हैं, ये भी क्लैश मतलब दिक्कत का रीज़न हो सकते हैं। रिलीजन। जब लोगों की स्पिरिचुअल बिलीफ्स या प्रैक्टिसेस मैच नहीं करती तो कन्फ्लिक्ट होता है। जियोग्राफी। हर रीजन के लोग का टेम्परामेंट और लाइफ स्टाइल अलग होता है, ये भी एटीट्यूड और बिहेवियर में कन्फ्लिक्ट करता है। तो क्या सीखा हमने? क्रॉस कल्चर कन्फ्लिक्ट अवॉइड करने के लिए अवेयरनेस, एम्पैथी और कम्युनिकेशन सबसे इम्पोर्टेंट टूल हैं। जेंडर डिफरेंसेस इन कन्फ्लिक्ट एंड नेगोशिएशन, यानी कैसे जेंडर और कल्चर मिलके कन्फ्लिक्ट और नेगोशिएशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। कल्चरल इन्फ्लुएंस और जेंडर रोल। सबसे पहले बात करते हैं जेंडर रोल की। क्या कल्चर में जेंडर को स्ट्रिक्ट नॉर्म्स होते हैं? फीमेल से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो सिर्फ सॉफ्ट, पोलाइट और कलेक्टिव रहें, जबकि मेल से जो है एग्रेसिव या असर्टिव होना एक्सपेक्ट होता है, स्पेशली नेगोशिएशंस में। लेकिन कुछ मॉडर्न या प्रोग्रेसिव सोसाइटीज़ में जेंडर को इन्फ्लुएंस कंपैरेटिवली कम हो जाता है और नेगोशिएशन स्किल पर्सन के इंडिविजुअल ट्रेट्स पे डिपेंड करती हैं, ना कि जेंडर पे। जेंडर और कन्फ्लिक्ट स्टाइल। रिसर्च बताते हैं मैन ज़्यादातर कम्पिटिटिव और डायरेक्ट नेगोशिएशन स्टाइल अडॉप्ट करते हैं, वो डील को जीतने की तरह देखते हैं। वहीं पे वुमेन्स जनरली कोऑपरेटिव अप्रोच लेती हैं, वो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप और अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने में बिलीव्स करती हैं। लेकिन दोस्तों याद रहे ये जनरल ट्रेंड है, हर इंडिविजुअल अलग होते हैं। इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम इस डिफरेंस को समझें और रेस्पेक्ट करें। अब हम जानते हैं मल्टी एथनिटी एंड रिलीजन, ये क्या होता है? मल्टी एथनिटी, जब हम टीम या नेगोशिएशन टेबल पे डिफरेंट एथनिक बैकग्राउंड के लोग होते हैं तो कभी कभी आइडेंटिटी कन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। हर ग्रुप की अपनी ट्रेडिशंस, बिलीव्स और कम्युनिकेशन स्टाइल होता है, इसलिए अगर हम एथिकल वैल्यूज़ और टैबूस को पहले से समझ लें तो मिसअंडरस्टैंडिंग और फ्रिक्शन अवॉइड किया जा सकता है। रेस्पेक्ट प्लस अवेयरनेस, इससे क्या होगा? बेटर टीम कोऑर्डिनेशन। रिलीजन। अब बात करते हैं रिलीजन की, जो कि लोगों के लिए आइडेंटिटी का कोर पार्ट होता है। प्रेयर, ब्रेक, फास्टिंग, ड्रेस कोड और इवन कैसे इंटरेक्ट किया जाए, ये सब रिलीजन बिलीफ से इन्फ्लुएंस होते हैं। अगर हम किसी का डाइटरी रेस्ट्रिक्शन या रिलीजियस हॉलीडे का रेस्पेक्ट करते हैं तो सिर्फ कर्टसी नहीं, वो एक ट्रस्ट बिल्डिंग एक्शन होता है। तो क्या सीखा हमने? चाहे सोसाइटी हो या रिलीजन, डाइवर्सिटी समझने से यूनिटी बनती है और रेस्पेक्टफुल बिहेवियर ही एक स्ट्रॉन्ग इंटरकल्चरल टीम की फाउंडेशन होता है। ज्योग्राफी एंड इट्स इन्फ्लुएंस। ज्योग्राफी का कल्चर पर क्या असर पड़ता है? ज्योग्राफी शेप कल्चर, ये स्टेटमेंट सिंपल लगता है लेकिन इसका इम्पैक्ट डीप होता है। क्लाइमेट और एनवायरनमेंट जो है इफ़ेक्ट डालते हैं, डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं लोगों के कम्युनिकेशन स्टाइल, फॉर्मेलिटी और वर्क हैबिट पे। जैसे कि ठंडी जगह पर रहने वाले लोग जो है ज़्यादा रिजर्व
पंचुअल और फॉर्मल होते हैं, और जहाँ ट्रॉपिकल एरिया होता है वहाँ के लोग ज़्यादा एक्सप्रेसिव और इनफॉर्मल होते हैं। रीजनल डायलेक्ट्स और लोकल कस्टम्स भी बिजनेस इंट्रैक्शन को इम्पैक्ट करते हैं। जैसे इंडिया में नॉर्थ और साउथ इंडिया के लोग को नेगोशिएशन स्टाइल अलग हो सकते हैं, क्योंकि उनकी सोशल नॉर्म्स और लैंग्वेज स्टाइल डिफरेंट होते हैं। तो जब आपके किसी नए रीजन के साथ काम करें तो उसका जियोग्राफिकल और कल्चरल कंटेक्स्ट को समझना बहुत ज़रूरी होता है। जियोग्राफी सिर्फ मैप के बाउंड्रीज नहीं होते, ये लोगों की सोच, बोलने और काम करने की टेक्निक और तरीका होता है। अलग अलग जगह का अलग अलग तरीका होता है। बॉडी लैंग्वेज इन क्रॉस कल्चरल नेगोशिएशन। बॉडी लैंग्वेज सिर्फ गेस्चर नहीं होते, ये होते हैं एक पावरफुल टूल फॉर कम्युनिकेशन, लेकिन अलग अलग कल्चर में इनके मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। आई कॉन्टैक्ट, जहाँ वेस्टर्न में आई कॉन्टैक्ट माना जाता है कॉन्फिडेंस, लेकिन एशियन कंट्रीज़ में वो जो है माना जाता है डिसरेस्पेक्टफुल। हैंडशेक, यूएसए में जो है फर्म्स जो है हैंड शेक प्रेफर्ड करती हैं, और जो है एशिया में जो है लोग जो है कम से कम कांटेक्ट करना चाहते हैं। पर्सनल स्पेस, अमेरिकन कल्चर में जो है लोग क्लोजर प्रॉक्सिमिटी में कंफर्टेबल होते हैं, और नॉर्थ यूरोपियन कल्चर में ज़्यादा डिस्टेंस चाहिए होता है। फेशियल एक्सप्रेशन, एक स्माइल जो है हो सकती है एग्रीमेंट का सिग्नल, और दूसरी जगह सिर्फ पोलाइटनेस या कर्टसी देखने के लिए होती है। मतलब कुछ जगह तो फेस का एक्सप्रेशन हंसती है तो वो जो है एग्रीमेंट हो गया, और कुछ जगह पे हंसना जो है सिर्फ एक नॉर्मल बिहेवियर माना जाता है। मिस इंटरप्रिटेशन का रिस्क, अगर आप किसी कल्चर के गेस्चर को अपना स्टैंडर्ड से जज करते हो तो वो नेगोशिएशन में कन्फ्लिक्ट या मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। इसलिए सिर्फ वर्ड पे नहीं, आपको नॉन वर्बल क्यूज को भी कल्चरल डिकोड करना आना चाहिए। सक्सेसफुल क्रॉस कल्चरल नेगोशिएशन का एक सीक्रेट है ऑब्जर्व बिफोर यू रिएक्ट। कल्चर ऑफ पॉवर्टी। दोस्तों, कई बार हमें लगता है कि नेगोशिएशन सिर्फ बिजनेस रूल्स पर डिपेंड करता है, लेकिन पॉवर्टी भी एक कल्चर फैक्टर बन जाती है। गरीबी में लोगों का फोकस होता है शॉर्ट टर्म सर्वाइवर पर, ना कि लॉन्ग टर्म डील या कॉन्टैक्ट पर। इसलिए जब आप किसी इकोनॉमिकल वीकर बैकग्राउंड वाले ग्रुप में नेगोशिएट कर रहे हो तो उनकी नीड और रियलिटीज़ को समझना ट्रस्ट बनाने के लिए ज़रूरी होता है। जैसे कि अलग अलग जगह की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती हैं। कल्चरल एस्पेक्ट ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस नेगोशिएशन। ग्लोबल बिजनेस में हर कल्चर का नेगोशिएशन स्टाइल अलग होता है। रिलेशनशिप वर्सेस टास्क ओरिएंटेशन, अलग अलग जगह का जो है अलग अलग होता है। जैसे चाइना, अरब जैसे कल्चर पहले ट्रस्ट बिल्ड करते हैं। यूएसए में जो है डायरेक्ट बिजनेस पे फोकस करते हैं। कम्युनिकेशन स्टाइल, हाई कॉन्टेक्स्ट कल्चर होता है जैसे जापान में, और लो कॉन्टेक्स्ट कल्चर होता है जर्मनी में। डिसीजन मेकिंग, जापान जैसी जगह सेंसस प्रेफर करते हैं, मतलब सब लोगों के जो है एग्रीमेंट ज़रूरी होता है, और यूएसए में जो है एक डिसीजन मेकर के वर्ड ही फाइनल होते हैं। टाइम ओरिएंटेशन, मोनोक्रोनिक इक्वल टू पंचुअल, और पॉलीक्रोनिक होता है फ्लेक्सिबल टाइम। यहाँ पे जो है टाइम वगैरह की छूट होती है। नेगोशिएशन स्ट्रेटजीज, डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग, विन लॉस फिक्स पाई, इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर्स, इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग, विन विन सबको बेनिफिट मिलेगा। कलेक्टिव कल्चर, अवॉइडेंस, कन्फ्लिक्ट से दूर रहना, हाई अनसर्टनिटी अवॉइड कल्चर। कंप्रोमाइज, दोनों पार्टीज मिडिल ग्राउंड लेती हैं, सभी कल्चर में कॉमन होता है। टिप्स फॉर क्रॉस कल्चरल नेगोशिएशन, लर्न अबाउट द अदर पार्टी कल्चर वैल्यू, आप जो है दूसरी के कल्चर के बारे में जानें। पेशेंस रखें, बिल्ड करें रिलेशनशिप, और नॉन वर्बल क्यूज को देखें। अवॉइड करें किसी भी तरीके की फाइट वगैरह, किसी भी तरीके की जो है मिसअंडरस्टैंडिंग। यूज करें इंटरप्रेटर्स का अगर लैंग्वेज का बैरियर है, और क्लियर रखें अपने पॉइंट्स। तो ये था यूनिट 3 का एक्सप्लेनेशन। यूनिट 4 सब्जेक्ट कोड इसका KMBN IB04। सबसे पहले समझेंगे हम नेशनल कल्चर वर्सेस ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर क्या होता है। इसमें आता है नेशनल कल्चर। नेशनल कल्चर मतलब
है एक कंट्री के लोगों को शेयर्ड बिलीव्स, वैल्यू और बिहेवियर पैटर्न। जैसे कि इंडिया में लोग स्पिरिचुअलिटी और कलेक्टिविस्ट को वैल्यू करते हैं, जबकि यूएसए में इंडिविजुअलिस्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अब बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर की। ये कल्चर किसी कंपनी के अंदर डेवलप होता है, जैसे ऑर्गेनाइजेशन के लीडर उसका मिशन और इंडस्ट्री नॉर्म्स शेयर करते हैं। जैसे कि एक आईटी कंपनी इनोवेशन और फ्लेक्सिबिलिटी को प्रमोट कर सकती है। दोनों कल्चर के बीच कुछ इम्पोर्टेंट डिफरेंस होते हैं। नेशनल कल्चर और ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, इन दोनों के बारे में देखते हैं। नेशनल कल्चर सोसाइटी से इनहेरिट होते हैं और ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर के अंदर क्रिएट होती है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्रिएट होते हैं ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, और जो ये नेशनल कल्चर ये सोसाइटी से इनहेरिट होते हैं। अब स्टेबिलिटी क्या है? ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है किसमें? नेशनल कल्चर में और लॉन्ग टर्म, और ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर जो है टाइम के साथ चेंज हो सकता है। इन्फ्लुएंस, नॉर्मल नेशनल कल्चर जो है पर्सनल बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है, बट ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर काम के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। चेंज एबिलिटी, बदलना मुश्किल होता है नेशनल कल्चर को, और ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर जो है बदलना लायक होता है। तो मैनेजर के लिए ये समझना इम्पोर्टेंट है कि एम्प्लॉयज़ की नेशनल कल्चर और कंपनी की वैल्यूज़ के बीच बैलेंस कैसे बनाएं। अब बात करते हैं नॉलेज कल्चर की। नॉलेज कल्चर का मतलब होता है एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरनमेंट जो नॉलेज शेयरिंग, लर्निंग और इनोवेशन को प्रमोट करती है। इसके कुछ खास फीचर्स होते हैं। ओपन और ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन, इनोवेशन का एनकरेजमेंट, लर्निंग माइंडसेट, हायरार्की के बजाय एक्सपर्टाइज को इम्पोर्टेंट देना। अगर आप क्रॉस कल्चरल टीम मैनेज कर रहे हो तो नॉलेज कल्चर बहुत हेल्प करती है, क्योंकि ये कल्चरल बाउंड्रीज को ब्रिज करती है और सब लोग एक दूसरे से सीख सकते हैं। जैसे गूगल या IBM जैसी MNC कंपनी जो है नॉलेज कल्चर को एडॉप्ट करती हैं ताकि वो ग्लोबल लेवल पे स्मूथ फंक्शन कर सकें। अब है क्रॉस कल्चर इंटेलिजेंस एंड मैनेजरियल कॉम्पिटेंस। क्रॉस कल्चरल इंटेलिजेंस यानी CQ, ये एक ऐसी एबिलिटी है जिससे कोई मैनेजर अलग अलग कल्चर के बीच में समझ बनाना का काम कर सकता है। CQ के 4 डायमेंशंस होते हैं। कॉग्निटिव क्रॉस कल्चरल इंटेलिजेंस, ये क्या है? डिफरेंट कल्चर के रूल्स नॉर्म्स की नॉलेज। मोटिवेशनल CQ, इंटरेस्ट और कॉन्फिडेंस टू इंटरेक्ट विद डाइवर्स कल्चर। बिहेवियरल CQ, अपने कम्युनिकेशन स्टाइल को अडेप्ट करना। और मेटाकॉग्निटिव CQ, अपने बायसेस को समझाना और कंट्रोल करना। अगर एक मैनेजर कल्चरल कॉम्पिटेंट बनाना चाहता है तो उसे होना चाहिए कल्चरल एम्पैथी, इमोशनल इंटेलिजेंट, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्किल होनी चाहिए उसमें, और मल्टी कल्चरल डिसीजन मेकिंग एबिलिटी भी उसमें होनी चाहिए। ये स्किल इंटरनेशनल एनवायरनमेंट में सक्सेसफुल बनाती हैं और इन्हीं की हेल्प से जो है मैनेजर जो है अच्छे से अपना काम कर सकता है। मोटिवेटिंग अक्रॉस कल्चर्स, हर कल्चर में मोटिवेशन का मेथड अलग होते हैं। देखिए कुछ एग्जाम्पल हमने आपके लिए शो करे हैं। इंडिविजुअलिस्टिक एग्जाम्पल USA, पर्सनल अचीवमेंट और ऑटोनॉमी, इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस होता है, जैसे रिकॉग्निशन, अचीवमेंट और ऑटोनॉमी। कलेक्टिविस्ट, ये जापान में ज़्यादा होता है। ग्रुप गोल और जॉब सिक्योरिटी, ग्रुप गोल जो होते हैं, जॉब सिक्योरिटी उनका जो है ज़्यादा प्रिफर्ड होती है। और हार्मनी। हाई पावर डिस्टेंस, इंडिया में जैसे स्टेटस एंड प्रमोशन, स्टेटस, अथॉरिटी और प्रमोशन, ये मोटिवेट करते हैं क्रॉस कल्चर। लो पावर डिस्टेंस, इक्वल ट्रीटमेंट और पार्टिसिपेशन, क्लियर रोल होने चाहिए, ये सभी चीज़, पार्टिसिपेशन होना चाहिए, इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए। उसके बाद आता है हमारा अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस, क्लियर रोल और स्ट्रक्चर्ड टास्क, ये होना चाहिए। मोटिवेशन स्टाइल ये होगा और कल्चर टाइप ये है हमारा। उसके बाद जर्मनी में जो होता है वो कंपटीशन और परफॉर्मेंस रिवार्ड, ये मोटिवेशन स्टाइल होता है। और फेमेन नीदरलैंड में होता है वर्क लाइफ बैलेंस और कोलैबोरेशन। तो जब भी आप किसी ग्लोबल टीम को मोटिवेट करें, उनके कल्चर वैल्यू को ध्यान में रखें,
और आपको इससे फ़ायदा होगा। और कल्चर वैल्यू ध्यान में रखना ज़रूरी होता है। ये हमने आपको बताया कल्चर के टाइप और उनके क्या मोटिवेशन स्टाइल होते हैं। तो ये था हमारा मोटिवेटिंग अक्रॉस कल्चर। अब समझेंगे हम मैनेजमेंट ऑफ क्रॉस कल्चरल टीम्स। क्रॉस कल्चरल टीम मैनेज करना एक स्किल है। ये बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो करके आप बेटर रिजल्ट पा सकते हैं, जैसे कि क्लियर कम्युनिकेशन, सिंपल लैंग्वेज यूज करें और डिफ़िकल्ट वर्ड वगैरह और लैंग्वेज जो है आप अवॉइड करें। इंक्लूसिव नॉर्म, डिफरेंट हॉलीडे और टाइम जोन का रेस्पेक्ट करें। आप जो है रेस्पेक्ट करें अलग अलग टाइम जोन की, कम्युनिकेशन स्टाइल की, और आप जो है किसी का भी जो है उसको छोटा ना समझें या गलत ना समझें। कल्चरल शेयरिंग, टीम मेंबर को उनकी कल्चर शेयर करने का मौका दें। कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, कल्चर सेंसिटिविटी के साथ कन्फ्लिक्ट सॉल्व करें। रोल क्लियरिटी, सबको उनका रोल और रेस्पॉन्सिबिलिटी क्लियरली समझा दें। ये स्टेप टीम में ट्रस्ट और हार्मोनी बिल्ड करते हैं। लीडरशिप ट्रेट्स इन क्रॉस कल्चरल टीम, एक इफेक्टिव क्रॉस कल्चरल लीडर में कुछ स्पेशल ट्रेट्स होने चाहिए, जैसे कि कल्चरल एम्पैथी, हर कल्चर की वैल्यू को समझना। फ्लेक्सिबिलिटी, अपना स्टाइल सिचुएशन के हिसाब से एडजस्ट करना। विजनरी थिंकिंग, डाइवर्स टीम को एक विजन के अराउंड यूनिट करना। ओपन माइंडनेस, अपने कल्चर को सुपीरियर ना समझना। ट्रस्ट करना बेट, लोकल कस्टम्स का रेस्पेक्ट करना। और क्लियर कम्युनिकेशन रखना, सही तरीके से बोलना और एक्टिवली सुनना। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप, जो लोगों को इंस्पायर करता है और शेयर्ड पर्पस पे फोकस करता है, ज़्यादा इफेक्टिव होता है और मल्टीकल्चरल टीम्स में। अब जानते हैं पार्टिसिपेटरी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, जिसको PSP कहा जाता है और साथ ही साथ इसको TOP भी कहा जाता है। एक ऐसा मॉडल है जिसमें सब स्टेक होल्डर मिलकर ऑर्गेनाइजेशन के गोल सेट करते हैं। 4 इम्पोर्टेंट स्टेप होते हैं इसमें। प्रैक्टिकल विजन, फ्यूचर में क्या देखना चाहते हैं। अंडरलाइंग कॉन्ट्रडिक्शन, रुकावट क्या है, मतलब क्या ब्लॉक्स हैं अचीवमेंट करने से, हमें क्या चीज़ रोक सकती हैं। उसके बाद स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन, क्या एक्शन स्टेप लेने चाहिए, क्या एक्शन लेना चाहिए जो दिक्कत है उसे दूर करने के लिए। फोकस्ड इम्प्लीमेंटेशन, कौन क्या करेगा, कब तक करेगा, ये सब चीज़ इसमें होती हैं। टेक्नोलॉजी ऑफ पार्टिसिपेशन, TOP, ICA इंस्टीट्यूट द्वारा डेवलप किया गया सेट ऑफ टूल्स है जिसमें लोगों को प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग में एक्टिवली इंक्लूड किया जाता है। ये टूल हेल्पफुल होता है मल्टीकल्चरल एनवायरनमेंट में जहाँ हर किसी की आवाज़ सुनना ज़रूरी होता है। टूल्स हैं फोकस्ड कन्वर्सेशन मेथड, नेक्स्ट कंसेस वर्कशॉप मेथड और एक्शन प्लानिंग मेथड। ये टूल्स हैं जो कि यूज करे जाते हैं। आप समझते हैं चेंज इन कॉरपोरेट कल्चर, एग्जाम्पल ऑफ क्वालिटी इम्प्रूवमेंट। लास्ट टॉपिक है कॉरपोरेट कल्चर चेंज। जब ऑर्गेनाइजेशन मर्ज होती है ये नए सिस्टम अडॉप्ट करती है, जैसे कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट या 6 सिग्मा, तब कल्चर चेंज होता है। ये शिफ्ट देखने को मिलती है हायरार्की से टीम वर्क, हायरार्की फ्रॉम हायरार्की टू टीम वर्क, ब्लेम कल्चर टू लर्निंग कल्चर, शॉर्टकट से प्रोसेस एक्सीलेंस। इसके बाद आता है लेकिन चैलेंजेस भी होते हैं इसमें। हाई पावर डिस्टेंस कल्चर में लोग प्रॉब्लम्स रिपोर्ट करने से डरते हैं। कुछ कल्चर चेंज एक्सेप्ट नहीं करते जल्दी से, लेकिन सक्सेस के लिए ज़रूरी है टॉप मैनेजमेंट का सपोर्ट, रेगुलर ट्रेनिंग और कम्युनिकेशन, लोकल कल्चर की रेस्पेक्ट और अलाइनमेंट करना विद नेशनल वैल्यूज़। तो दोस्तों यूनिट 4 में हमने सीखा कि कल्चर डाइवर्सिटी को समझना और उसे मैनेज करना कितना इम्पोर्टेंट है, चाहे टीम हो, लीडरशिप हो, प्लानिंग हो या कॉरपोरेट चेंज। एक कल्चर इंटेलिजेंट ऑर्गेनाइजेशन ही ट्रूली ग्लोबल बन सकती है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें स्टडी विद हर्षित और बेल आइकन दबाना ना भूलें। यूनिट 5 सब्जेक्ट है हमारा क्रॉस कल्चरल मैनेजमेंट, पेपर कोड है KMBN IB04। अब हम समझेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है कल्चर एंड एथिक्स इंटरनेशनल बिजनेस के कंटेक्स्ट में। सबसे पहले कल्चर का मतलब क्या होता है। कल्चर यानी किसी सोसाइटी के शेयर्ड बिलीव्स, वैल्यू और बिहेवियर नॉर्म्स। और एथिक्स
एथिक्स का मतलब होता है वो मोरल प्रिंसिपल जो हमें बताते हैं कि क्या सही है और क्या गलत। जब बिजनेस इंटरनेशनल लेवल पे होता है तो कल्चर और एथिक्स दोनों का डीप इम्पैक्ट होता है। चलिए वो डिसीजन मेकिंग हो, चाहे वो डिसीजन मेकिंग हो या लीडरशिप हो या मार्केटिंग या HR पॉलिसीज़, इन सभी जगह जो है इसका इफ़ेक्ट पड़ता है। लेकिन एक दिक्कत होती है, जो एक कल्चर में इथिकल माना जाता है वो दूसरे कल्चर में अनइथिकल हो सकता है। जैसे जापान में गिफ्ट देना नॉर्मल और रेस्पेक्टफुल गेस्चर है, लेकिन कुछ जगह जो है इसे जो है गलत समझा जाता है। तो मल्टीनेशनल कंपनीज़ को लोकल एक्सपेक्टेशंस और ग्लोबल एथिकल स्टैंडर्ड के बीच बैलेंस बनाना पड़ता है। कॉरपोरेट कल्चर एंड क्रॉस बॉर्डर HRM प्रैक्टिसेस जापान में, यानी जापान में किस तरीके से होता है कॉरपोरेट कल्चर। यहाँ की कंपनी कल्चर ग्रुप हार्मोनी और सीनियरिटी पे बेस्ड होती है। लोग कंपनीज के लिए लॉयर होते हैं और कहीं जगह अभी भी लाइफ टाइम एम्प्लॉयमेंट चलता है। HRM प्रैक्टिसेस सीनियरिटी बेस्ड प्रमोशन, ग्रुप डिसीजन थ्रू रिंगिंग सिस्टम, कलेक्टिव एवेल्यूशन होता है, कंटिन्यूस ट्रेनिंग और इम्प्रूवमेंट चलती है। ये सभी प्रैक्टिसेस जापान में फॉलो होती हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट यूरोपियन कंट्रीज़ में क्या होता है। यहाँ पर फोकस होता है वर्क लाइफ बैलेंस और एम्प्लॉय राइट्स पर। जर्मनी में वोकेशनल ट्रेनिंग स्ट्रॉन्ग होती है। स्वीडन में फ्लैट हायरार्कीज और पार्टिसिपेशन इम्पोर्टेंट है। फ्रांस में HR सिस्टम ज़्यादा फॉर्मल और सेंट्रलाइज्ड होता है। HRM प्रैक्टिसेस जैसे कि जर्मनी जो है एम्फेसाइज करता है टेक्निकल ट्रेनिंग और अप्रेंटिसशिप। स्वीडन प्रमोट करता है फ्लैट हायरार्की और एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन। फ्रांस अलाउ करता है फॉर्मल और सेंट्रलाइज्ड HR सिस्टम्स। अब समझते हैं यूनाइटेड स्टेट कॉर्पोरेट कल्चर एंड क्रॉस बॉर्डर HRM प्रैक्टिसेस। यहाँ की कंपनी कल्चर हाई इंडिविजुअलिस्टिक होता है। परफॉर्मेंस बेस्ड प्रमोशन और एट विल एम्प्लॉयमेंट कॉमन है। डाइवर्सिटी, कंपटीशन और इनोवेशन पे स्ट्रॉन्ग फोकस होता है। यहाँ पर HRM प्रैक्टिसेस जो हैं वो फॉलो होती हैं। फास्ट प्रमोशन, ओपन फीडबैक, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन आर एम्फेसाइज्ड, हाई एम्प्लॉय मोबिलिटी। ये जो है हमारा यूनाइटेड स्टेट्स का हमने समझा। अब जानते हैं नेक्स्ट चाइना में क्या क्या फॉलो होता है। यहाँ पे जो है कॉर्पोरेट कल्चर इन्फ्लुएंस्ड होता है बाय कॉन्फ्यूशियन वैल्यूज़, रेस्पेक्ट फॉर हायरार्की, फैमिली और कलेक्टिविज्म। स्ट्रॉन्ग रोल होता है ऑफ गवर्नमेंट का। HRM प्रैक्टिसेस जो कि हैं रेस्पेक्ट फॉर अथॉरिटी, लेस क्वेश्चन एंड सुपीरियर से कम क्वेश्चन, अथॉरिटी की रेस्पेक्ट करना, लॉयल्टी और ओबीडियंस एक्सपेक्टेड होता है। ग्रोइंग एम्फेसाइज ऑन ट्रेनिंग एंड ग्लोबल बेस्ड प्रैक्टिसेस। अब जानते हैं कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी जिसको CSR कहा जाता है इन MNC। CSR का मतलब है बिजनेस का सोशल और एनवायरमेंटल रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना, लीगल ऑब्लिगेशन के अलावा भी। MNCs को CSR में कल्चरल एक्सपेक्टेशन को भी कंसीडर करना पड़ता है। जैसे यूरोप में एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड स्ट्रिक्ट होते हैं। डेवलपिंग कंट्रीज़ में कम्युनिटीज़ डेवलपमेंट फोकस में होता है। CSR के मेजर एरियाज़ हैं लेबर राइट, एनवायरमेंटल केयर, कम्युनिटी डेवलपमेंट और एथिकल सोर्सिंग एंड सप्लाई चेन ट्रांसपेरेंसी। ये कीज एरियाज़ हैं। इसके जो है इम्पोर्टेंस क्या है हमारे ये और देख लेते हैं एक बार। नीड होती है टू बैलेंस ग्लोबल स्टैंडर्ड विद लोकल एक्सपेक्टेशन। कल्चरल इम्पैक्ट क्या पड़ता है। कलेक्टिविस्ट सोसाइटीज़ में CSR को सोशल ड्यूटी माना जाता है और इंडिविजुअलिस्ट कल्चर में यहाँ ब्रांड इमेज और रेपुटेशन से लिंक होता है। अब देखते हैं केस स्टडी मैकडॉनल्ड्स कॉरपोरेशन की। जैसे ग्लोबल ब्रांड है ये, इनका जो है हमने यहाँ पे एक चार्ट शो करा है जैसे कि अलग अलग कंट्रीज़ का, इंडिया, जापान, फ्रांस और मिडल ईस्ट। यहाँ पे जो है रिलीजियस कल्चरल कंसिडरेशन करते हैं और अडेप्ट करते हैं वहाँ के अकॉर्डिंग। जैसे कि इंडिया में जो है बीफ वगैरह जो है नहीं खाया जाता है, रिलीजियस बिलीव्स हैं, तो यहाँ पे मैकडॉनल्ड आलू टिक्की हो गई, पनीर रैप हो गए, इस तरीके से। जापान में अलग चीज़ होती है, बर्गर वगैरह इन्होंने अलग तरीके कर दी, स्मॉल मील कर दी। फ्रांस में सोशल डाइनिंग एक्सपीरियंस हो गया और मिडिल ईस्ट में फूड रिक्वायर्ड हो गया अलग, ये जो है सर्टिफाइड मीट वगैरह होते हैं सब। लेकिन क्रिटिसिज्म भी मिलता है। क्रिटिसिज्म मिलता है लेबर इशू, चाइल्डहुड ओबेसिटी
और एनवायरमेंटल कंसर्न। इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं ट्रांजिशन टू सस्टेनेबल पैकेजिंग, सस्टेनेबल पैकेजिंग वो यूज करें, हेल्दी मेन्यू आइटम होने चाहिए, एम्प्लॉयज़ के वेलफेयर प्रोग्राम होने चाहिए, कम्युनिटी सपोर्ट होना चाहिए और एक सक्सेसफुल ब्रांड बनने के लिए कंपनीज़ को लोकल कल्चर और एथिक्स को समझना और अडेप्ट करना ज़रूरी है। इससे हमें ये समझे कल्चरल और एथिक्स का बिजनेस पर कैसे इम्पैक्ट होता है, अलग अलग कंट्रीज़ में HR प्रैक्टिसेस किस तरीके से फॉलो करी जाती हैं, CSR का रोल और कल्चरल डिफरेंस क्या हैं, और एक रियल लाइफ केस स्टडी हमने जो देखी मैकडॉनल्ड्स की इंक्लूडेड, सभी चीज़ हमने आपको एक्सप्लेन करे। आई होप फ्रेंड्स आप सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आप सभी के कमेंट भी आ रहे थे कि सर आप सिंगल वीडियो में कवर करिए पूरा सिलेबस, तो आपके लिए हमने डिज़ाइन करी वीडियो। अगर आप चाहते हैं और भी सब्जेक्ट की वीडियो इसी तरह से तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।